Assalamu alaikum. Hope you all are fine. Today we are going to start a new chapter, evolution of second year biology. Okay, now, what is evolution? The process by which different kinds of living organisms are believed to have developed from earlier forms during the history of Earth. Evolution means changes. The generation to generation changes which develop in the living organisms. ठीक है, जो living organism में generation to generation changes आती हैं, एवोल्यूशंस आती हैं, उसको हम एवोल्यूशंस कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे एविडेंस मौजूद हैं जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऑर्गेनिजम्स में एवोल्यूशन आई है, चेंजेस आई हैं। ठीक है, जिस तरह से अगर हम नॉर्मल डेली लाइफ में हम देखें, तो अगर बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दूं, तो जो भी हमारे पास प्रेजेंट टाइम में बच्चे हैं वो बहुत शार्प हैं एज़ कम्पेयर टू ओल्ड टाइम चिल्ड्रंस। जो पहले ज़माने में बच्चे होते थे वो बहुत शरीफ और मासूम होते थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे जो हमारे पास चिल्ड्रंस हैं, जो बच्चे हैं, वो बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड हैं। वो अक्सर ऐसी बातें कर जाते हैं जो कि हमारे सानो गुमान में भी देती हैं। तो दिस इज़ एवोल्यूशन। जेनेटिक में चेंजेस आई हैं, उनके हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन में चेंजेस आई हैं, टाइम टू टाइम चेंजेस आ रही हैं, चेंजेस डेवलप हो रही हैं। दिस इज़ एवोल्यूशन। ठीक है, अब एवोल्यूशन पे हमारे पास बहुत सारे एविडेंस ऐसे मौजूद हैं जिससे हम एवोल्यूशन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। पहला एविडेंस है हमारे पास फ्रॉम द फॉसिल्स रिकॉर्ड। व्हाट आर द फॉसिल्स? द बोन्स एंड द रिमेनिंग स्ट्रक्चर फाउंड अंडर द सॉइल, इट इज़ कॉल्ड फॉसिल्स। मतलब फॉसिल्स क्या होते हैं कि रिमेनिंग बोन्स एनिमल्स की या प्लांट के रिमेनिंग पार्ट्स, वुड्स जो हमें ज़मीन के नीचे से मिलते हैं एज अ एविडेंस, उसको हम फॉसिल्स कहते हैं। जिस तरह यहाँ पे आपको पिक्चर में नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे एक इमेज है जिसमें आपको स्केलेटन नज़र आ रहा है एक एनिमल का, जिसको हम आर्चियोपेट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये जो आर्चियोपेट्रिक्स है, ये हमारे पास एक एविडेंस है किस चीज़ के लिए, कि ये एक ओल्ड एनिमल है जो कि अब एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन इसकी हमें बोन्स मिली तो उससे हमने अंदाज़ा लगाया कि हाँ, पहले इस तरह का एक एनिमल होता था, लेकिन अब इस तरह का एनिमल नहीं है, उसमें चेंजेस आ गई हैं, एवोल्यूशन आ गई है। अभी जो एनिमल हमारे पास आर्चियोपेट्रिक्स है, इसके दो तरह के करेक्टरिस्टिक्स हमें मिलते हैं, एक रेप्टाइलियन करेक्टरिस्टिक और एक एवियन करेक्टरिस्टिक। मतलब इसमें कुछ करेक्टरिस्टिक्स ऐसे थे जो कि रेप्टाइल जैसे थे। फॉर एग्जाम्पल लेजर्ड लाइक था ये, इसके पास टीथ थे और इसके पास क्लॉज थे। लिजर्ड लाइक एक चुपकली की तरह था। ठीक है, इसके पास टीथ थे जॉस के अंदर। इसके अलावा जो है हमारे पास, इसके पास जो क्लॉज थे, मतलब जो इसके पंजे थे, वो मौजूद थे विंग्स के साथ। तो अगर मैं इसको बोलूँ ये बर्ड जैसा है, तो ये बर्ड जैसा नहीं है, क्योंकि बर्ड्स के पास टीथ नहीं होते प्रॉपरली। ठीक है, तो इसके पास टीथ प्रॉपरली थे विद द जॉज, जॉस के साथ टीथ भी थे। इसके विंग्स में जो है क्लॉज भी थे, हालांकि बर्ड्स के विंग्स में क्लॉज नहीं होते, लेकिन इसके विंग्स में क्लॉज थे, पंजे थे। इसके साथ साथ इसकी बॉडी के ऊपर जो है इसकी बॉडी के ऊपर जो है वो हमारे पास फेदर्स मिलते हैं, बीक मिलती है, और इसके साथ साथ हमारे पास इसके विंग्स मिलते हैं। ये बर्ड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, मतलब एवियन की कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। तो रेप्टाइल की कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारे पास क्या क्या है कि एक लिजर्ड लाइक है, इसके पास टीथ हैं और इसके पास क्लॉज हैं। और बर्ड्स की कैरेक्टरिस्टिक में हमारे पास क्या है कि इसकी बॉडी जो है वो पूरी फेदर से कवर हुई हुई है, इसके पास एक बीक है और एक दो विंग्स हैं जो कि बर्ड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हमें बताते हैं। इसके पास 20 वर्टिब्रा होते हैं। वर्टिब्रल कॉलम में जो इसकी बोन्स होती हैं नॉर्मल, वो 33 होती हैं ह्यूमंस के अंदर, लेकिन इसके पास 20 वर्टिब्रा थे। और ये एनिमल इतना पुराना है, अबाउट 150 मिलियन ईयर्स अगो। ये 150 मिलियन पुराना एक एनिमल है जो कि अब एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन इसके फॉसिल्स को देख के हमने अंदाज़ा लगाया कि अब चेंजेस आ गई हैं। अब हमारे पास कोई ऐसा एनिमल मौजूद नहीं है जिसमें रेप्टाइल्स की भी कैरेक्टरिस्टिक्स हों और बर्ड्स की भी कैरेक्टरिस्टिक्स हों। तो ये एक एवोल्यूशन चेंजेस है। दूसरा हमारे पास जो एविडेंस है वो है फ्रॉम द होमोलोगस। होमोलोगस मीन्स same structure but different functions. The organ which have the same fundamental structures but are different in the functions are called homologous structures. Means homology indicates the common ancestry. homology से हमें अंदाज़ा होता है कि जो इनके ancestors थे वो एक जैसे थे, मतलब जहाँ से ये डेवलप हुए हैं वो सब एक जैसे थे। The forelimb of a man, cheetah, whale, cat and a bat have the same basic structural plan. इनके जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेम है। अगर आप इस इमेज में देखें तो इनकी बेसिक स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, और जब ये डेवलप होते हैं तब तो बिल्कुल ही सेम होते हैं। बट द फोर लिम्ब ऑफ दीज एनिमल्स हैव डिफरेंट फंक्शंस, लेकिन इनके फंक्शंस डिफरेंट हैं। इन मैन दे आर यूज फॉर ग्रेस्पिंग, इन चीता फॉर रनिंग, कैट फॉर रनिंग, इन वेल फॉर स्विमिंग एंड इन बैट फॉर फ्लाइंग। इनके स्ट्रक्चर्स फंडामेंटली सेम है। ठीक है, हर स्ट्रक्चर के दो पार्ट हैं, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, और तीसरा पार्ट ये वाला, तीन पार्ट हैं।
फिर इसका भी एक पार्ट ये है, इसका एक पार्ट ये, तीसरा पार्ट ये, इसका एक पार्ट ये, इसका एक पार्ट ये और तीसरा पार्ट ये। तो इस तरह से इनके बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर तो सेम है, लेकिन इनके फंक्शन डिफरेंट है। ह्यूमन जो है वो वॉकिंग और ग्रेस्पिंग के लिए यूज़ करते हैं, कैट और जो हमारे पास चीता वगैरह है ये रनिंग के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो वेल है वो हमारे पास स्विमिंग के लिए यूज़ करती है, और बैट जो वो फ्लाइंग के लिए यूज़ करता है। तो इससे हमें अंदाज़ा होता है कि जो इनके एंसेस्टर्स थे, मतलब जो इनके बड़े थे, वो सेम स्ट्रक्चर के थे, बट एवोल्यूशन होते होते ये डिफरेंट फॉर्म्स में आ गए। Then we have the evidence from the vestigial organs. What are the vestigial organs? The organs which are present in the reduced form and do not perform any function in the body but correspond to the fully developed function organs of the related animals are called vestigial organs. Vestigial organs वो होते हैं जो कि प्रेजेंट तो होते हैं या तो ह्यूमन बॉडी में या एनिमल बॉडी में, बट वो रिड्यूस फॉर्म में होते हैं और उनका कोई बेसिक फंडामेंटल फंक्शन नहीं होता। मीन्स अगर उनको बॉडी से हम रिमूव भी कर दें तो बॉडी के फंक्शंस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन वो ऑर्गन्स दूसरे एनिमल्स में मौजूद हो सकते हैं जो कि बहुत फंक्शनल होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कॉकेक्स इज अ टेल बोन इन अ मैन विच इज अ वेल डेवलप्ड इन द अदर वर्टिब्रेट्स। जैसे मैंने आपको बताया था, वर्टिब्रल कॉलम में जो हमारी पीछे रीढ़ की हड्डी होती है उसमें 5 टाइप्स ऑफ बोन होती हैं। एक सर्वाइकल, 7 सर्वाइकल होती हैं, 12 थोरेसिक बोन्स होती हैं, फिर 5 सैक्रल, 5 लंबर और 4 कॉक्सीजियल। तो ह्यूमन के अंदर जो कॉक्सीजियल बोन होती है वो बहुत शॉर्ट होती है, लाइक दिस। यहाँ पे आप देखें सैक्रम भी छोटी सी है और कॉक्सीजियल बिल्कुल छोटी सी है। कॉक्सीजियल को हम टेल बोन कहते हैं, लेकिन ह्यूमंस के अंदर तो टेल होती ही नहीं है। बाकी दूसरे एनिमल्स के अंदर ये टेल होती है, तो हमारे अंदर कॉकेक्स बोन का कोई फायदा नहीं है। लेकिन दूसरे एनिमल्स लाइक मंकी, कैट, चीता वगैरह जिनके पास टेल मौजूद होती है उनके अंदर इनकी बहुत फंक्शनल इंपॉर्टेंस है, वहाँ पे उसके टेल बनाने में काम करते हैं। लेकिन ह्यूमंस के अंदर ये बिल्कुल वेल डेवलप नहीं होते, इसमें इनका कोई काम नहीं होता। अगर कॉकेस को भी हम रिमूव कर दें तो ह्यूमन बॉडी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। Vermiform appendix in a male is a small finger-like projection which has no function, but in grazing animals it helps in cellulose digestion by the microorganism. Humans के अंदर एक organ होता है जिसको हम appendix कहते हैं, right? लाइक दिस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसका लास्ट पोर्शन में हमारे पास अपेंडिक्स मौजूद होता है। तो मोस्टली पीपल में अपेंडिक्स का मसला भी हो जाता है, आपने सुना होगा। तो उसके हम अपेंडिक्स रिमूव कर देते हैं क्योंकि वो उनको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होते हैं। लेकिन अपेंडिक्स मूव करने की वजह से ह्यूमन बॉडी के कोई फंक्शन में प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि अपेंडिक्स का काम क्या होता है कि वो सेल्यूलोज की डाइजेशन करवाती है। और सेल्यूलोज कहाँ पे होता है? लीव्स में होता है और पौधों में होता है। अब हम इतने ज़्यादा लीव्स और पौधे तो नहीं खाते ना जितने ज़्यादा दूसरे एनिमल्स खाते हैं, ग्रेजिंग एनिमल्स खाते हैं, पत्ते खाते हैं, घास खाते हैं। तो उनके लिए बहुत फंक्शनल इंपॉर्टेंस रखता है अपेंडिक्स, ताकि वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करवा सके। बट ह्यूमंस के अंदर इसका कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं है। इसी तरह से वेल एंड स्नेक पेल्विक बोन रिड्यूस। वेल के पास और स्नेक के पास जो पेल्विक बोन होती है वो रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से उनके पास फुट नहीं होते। ना तो वेल के पास फुट है ना स्नेक के पास फुट है। हालांकि उनमें ये बोन होती है लेकिन रिड्यूस फॉर्म में होती है, उनमें इनका कोई काम नहीं है। बट अगर हम कंपेयर करें ह्यूमंस के साथ तो ह्यूमन के पास पेल्विक बोन होती है जो कि उनको वॉकिंग में हेल्प करती है और उनको रनिंग में भी हेल्प करती है। इस तरह से विंग्स ऑफ कीवी एंड द ऑस्ट्रिच। जिस तरह कीवी एक बर्ड है और ऑस्ट्रिच भी हमारे पास एक बर्ड है, उसके पास विंग्स होते हैं लेकिन वो किसी काम के नहीं होते। आपने जू वगैरह में ऑस्ट्रिच को देखा होगा, उसके पास विंग्स तो होते हैं लेकिन वो फ्लाई नहीं कर सकता। इसका मतलब जो विंग्स ऑस्ट्रिच के पास मौजूद है वो वेस्टिजियल ऑर्गन है। अगर हम ऑस्ट्रिच के विंग्स रिमूव कर दें तो ऑस्ट्रिच को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। निक्टिलेटिंग मेम्ब्रेन वेल इन द बर्ड्स टू क्लीन द आईबॉल बट रिड्यूस इन अ ह्यूमन। बर्ड्स के अंदर एक मेम्ब्रेन होती है, निक्टिलेटिंग मेम्ब्रेन, यहाँ पे आपको कोने में नजर आ रही होगी। लेकिन बर्ड्स के अंदर वो बहुत प्रॉपर होती है और वो काम करती है उनकी आईबॉल को क्लीन करने का, क्योंकि बर्ड्स जो है वो हवा में फ्लाई करते हैं, हाई इन द स्काई फ्लाई करते हैं। तो वहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स उनकी आई में एंटर हो सकते हैं और हो भी जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी निक्टिलेटिंग मेम्ब्रेन को यूज करते हुए अपनी जो आई बॉल होती है उसको साफ कर लेते हैं। लेकिन ह्यूमंस के पास ये जो निक्टिलेटिंग मेम्ब्रेन होती है वेल डेवलप नहीं होती, बल्कि बहुत छोटी सी आई के एक कोने पे होती है, लाइक दिस, जिसका कोई काम नहीं होता। क्योंकि हमारे हमारे जो फंक्शन है वो ऐसे नहीं है कि हम आसमानों में उड़ें जिसकी वजह से हमारी आंखों में बहुत ज़्यादा डस्ट आए। ठीक है, हमारे पास एक रिफ्लेक्स सेक्शन होता है कि अगर हमारी आंखों में डस्ट जा रही होती है तो फ़ौरन हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें निक्टिलेटिंग मेम्ब्रेन की कोई ज़रूरत नहीं है, बट इन लोगों को ज़रूरत पड़ती है। ओके, देन ईयर मसल्स। हमारे पास जो ईयर मसल्स होते हैं, हमारे ईयर लोब जो होते हैं, उसका कोई मेन फंक्शन नहीं होता। अगर हम अपने ईयर लोब भी काट दें तो हमें सुनाई वैसे ही देगा जैसे हमें नॉर्मल सुनाई देता है।
तो ईयर लोब भी हमारे पास एक तरह से वेस्टिजियल ऑर्गन है, इसका कोई मेन फंक्शन नहीं होता। एविडेंस फ्रॉम द एम्ब्रियोलॉजी, बेस्ट टूल फॉर द एवोल्यूशन इज एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी जो हमारे पास है वो एविडेंस के लिए बेस्ट टूल है। The embryological studies show the similarities between the different animals group through which embryo convert into the adult. ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी से हमें पता लगता है कि जितने भी एम्ब्रियो डेवलप होते हैं, व्हाट इज एम्ब्रियो? द डेवलपिंग बेबी इनसाइड द वुमन बॉडी, उसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। ठीक है, तो जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट है वो सारे एनिमल्स की बेसिक एक जैसी होती है। ठीक है, लाइक दिस। यहाँ पे फिश की देखो, अगर आप एम्ब्रियो देखोगे फर्स्ट वीक का तो वो सेम है। सेलेमेंडर का अगर हम देखें तो उसका फर्स्ट वीक का सेम है। टर्टल का देखें तो उसका भी फर्स्ट वीक का सेम है। या चिकन का है, या रैबिट का है, या मैन का है। तो इन सब के जो फर्स्ट वीक के एम्ब्रियो होते हैं वो तकरीबन सेम होते हैं, लेकिन ग्रेजुअली बाय द मंथ जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ती है इनके एम्ब्रियो जो है वो चेंज होते रहते हैं, और फिर ये अलग कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू द फिश, इनटू द सेलेमेंडर, इनटू द टर्टल, इनटू द चिक, रैबिट एंड मैन। ठीक है, डेवलपिंग होते होते किसी के अंदर टेल गायब होती रहती है, यहाँ टेल गायब हो गई। ठीक है, किसी के अंदर टेल जो है वो डेवलप होती रहती है, टर्टल में टेल डेवलप हो गई। चिकन के अंदर टेल थी लेकिन वो स्लोली स्लोली ग्रेजुअली जो है वो डिसअपियर हो गई। यहाँ रैबिट में अगर हम देखें तो उसकी भी टेल होती है लेकिन वो ग्रेजुअली डिसअपियर हो जाती है, वो उसके फुट में कन्वर्ट हो जाती है। ह्यूमंस के पास भी टेल होती है, बट वो जैसे जैसे डेवलपमेंट होती रहती है वो टेल भी गायब हो जाती है। तो ये एम्ब्रियो का एक हमारे पास बेस्ट टूल होता है एवोल्यूशन देखने का, कि इनके जो स्टार्टिंग के मंथ के या वीक के जो एम्ब्रियो होते हैं वो कंपैरेटिवली सेम होते हैं, बट ग्रेजुअली बाय द मंथ ये चेंज होते रहते हैं। Evidence from the biochemistry, the serum blood tests have shown the relationship between the man and the monkey. बायोकेमिस्ट्री से भी हमें एक एविडेंस ये मिलता है कि अगर हम सीरम ब्लड टेस्ट करें, मतलब ब्लड का जो सीरम होता है उसका टेस्ट करें और देखें, तो हमें रिलेशनशिप सेम मिलेगा बिटवीन द मैन एंड द मंकी, और हमें ये पता लगेगा कि मैन और मंकी में कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा, ये बात जो है ये साइंटिफिक बात है, लेकिन इसका कोई ओरिजिन नहीं है, ये सिर्फ साइंटिस्ट की थ्योरी है। हम ह्यूमंस, मतलब हम इंसान और मुसलमान, इस बात पे बिलीव नहीं करते कि मैन और मंकी सेम है, बट साइंस इस बात पे बिलीव करता है कि मैन और मंकी का अगर हम सीरम ब्लड टेस्ट करें तो वो सेम आएगा। द ब्लड प्रोटीन ऑफ द कार्निवर्स लाइक कैट डॉग ऑल्सो क्लोजली रिलेटेड। कैट और डॉग के जो ब्लड प्रोटीन्स हैं वो भी एक दूसरे से रिलेट करते हैं। हर्बीवर्स लाइक काउ, गोट, शीप ऑल्सो हैव प्रोटीन रिजेम्बलेंस इन देयर सीरम। जो हर्बीवर्स होते हैं, ग्रास ईटिंग एनिमल्स लाइक काउ एंड डॉग एंड शीप, उनके प्रोटीन भी एक दूसरे रिजेंबल करते हैं। ये तीनों एग्जाम्पल्स हमें ये रिलेट करवाती हैं कि ये इनके सबके एंसेस्टर जो है वो एक जैसे थे। Then we have next theory is Lamarck's theory. What is the Lamarck theory? Lamarck theory, also called inheritance of acquired characteristic. The theory of evolution was put forward by the French biologist Lamarck, has come to be known as the Lamarck's theory. This theory also known as inheritance of acquired characteristics. मतलब इसका क्या है, लमार्क्स ने क्या कहा था कि जो कैरेक्टरिस्टिक जैसे जैसे वो एक्वायर्ड करता रहेगा एनिमल, उसके आने वाले जनरेशन में भी वो कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे। ठीक है, और उसके जो थ्योरी के थे मेन थ्री पॉइंट्स क्या थे? इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, यूज एंड डिसयूज ऑफ और पार्ट्स, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। Okay, what is the effect of environment? According to the Lamarck theory, when the living organism live in a particular environment for a long period of time, it has great influence on it. If a living organism migrates from one place to another place in a different environment, their needs and habitat are gradually changes. These changes may be cause of the use and disuse of organ. उसने कहा था कि इन्वायरमेंट का असर एनिमल या ह्यूमन बॉडी पे पड़ता है। जब कोई एनिमल या ह्यूमन बॉडी किसी इन्वायरमेंट में रहती है तो उसकी आदी हो जाती है, और जनरेशन टू जनरेशन उसमें चेंजेस आते रहते हैं, और ये बेस करता है यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स पर। व्हाट आर द यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स? अकॉर्डिंग टू लेमार्क्स, उसने ये कहा था कि जिराफ was forced to extend their neck and stretch their legs to reach the higher area. Then he said webbed feet in aquatic birds are thought to have developed due to the constant spreading of toes and stretching of the skin between. The snakes are limbless. उसने ये बोला कि जिराफ के जो थे वो पहले उनकी दोनों जिराफ की जो है वो स्मॉल नेक हुआ करती थी लाइक दिस, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने घास खाना शुरू करी, लीव्स खाना शुरू करे फ्रॉम द टॉल प्लांट्स, तो इस ईटिंग की वजह से उनकी नेक जो है वो स्ट्रेच हो गई और उनकी गर्दन लंबी हो गई। उन्होंने इसका यूज़ किया तो उनकी गर्दन लंबी हो गई। फिर उन्होंने ये बात बोली कि जो हमारे पास कुछ बर्ड्स होती हैं लाइक डक, अब वो क्या है, पानी में तैरती है, तो पानी में तैरने की वजह से उनको तैरने में हेल्प मिले, इसलिए उनकी जो फीट होती हैं वो वेब्ड होती हैं। मतलब डक की जो फिंगर्स होती हैं उसके बीच में खाल होती है, इसको हम वेब फीट कहते हैं, आपने देखा होगा।
तो उसका ही कहना था कि वो स्विमिंग करती हैं, इस वजह से उनके हाथों के बीच में और फिंगर्स के बीच में एक मेम्ब्रेन आ गई, जिसकी वजह से वो वेब फीट हो गए। इसी तरह से उसने बोला कि स्नेक के पहले जो है वो फुट होते थे, लिम्स होते थे और वो उससे चलता था, लेकिन अपने शिकार को खाने के लिए जब उसने रेंगना शुरू किया तो रेंगते रेंगते उसके जो फुट थे वो गायब हो गए, क्योंकि उसने अपने फुट का यूज़ करना छोड़ दिया। ठीक है, तो ये यूज़ एंड डिसयूज़ पे आ गई कि जिराफ अपनी नेक यूज़ करता था तो उसकी गर्दन लंबी हो गई, और स्नेक अपने लिम्स यूज़ नहीं करते थे तो उसके लिम्स गायब हो गए। एक टाइम आया कि स्नेक के लिम्स ही नहीं होते। तो ये थ्योरी थी लमार की, जो कि बिल्कुल फेल थ्योरी थी, इस पे किसी ने यकीन नहीं किया और इसकी कोई हकीकत भी नहीं है। देन वी हैव थर्ड पॉइंट, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। According to Lamarck, the characters that an organism acquired due to the change in their environment, such as long neck, webbed feet, were passed on the next generation in the way evolution from a simpler to complex form took place. फिर उसने ही बोला कि जो इनमें चेंजेस आई हैं, स्नेक के अंदर चेंजेस आई है कि उसके फुट गायब हो गए, जिराफ के अंदर चेंजेस आई हैं कि उसकी गर्दन लंबी हो गई, इस तरह फिर जनरेशन टू जनरेशन जो इनकी नेक्स्ट जनरेशन होगी उसमें भी यही सेम करेक्टरिस्टिक्स होंगे और वो वैसे ही डेवलप होंगे। लेकिन इसकी थ्योरी फेल हो गई थी और इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्शन उठे थे, क्योंकि अगर मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल दूं कि अगर बॉडी बिल्डर और जो लोग होते हैं, अब अगर वो बॉडी बिल्डर हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उनके होने वाले बच्चे जो हैं या उनके जो होने वाले ऑर्गेनिज्म हैं वो भी बॉडी बिल्डर हों, ऐसा तो हमने कहीं नहीं देखा। तो अगर लेमार्क की थ्योरी सही होती तो ये बात भी सही होती, लेकिन ये भी गलत है, इसलिए लेमार्क की थ्योरी फेल हो गई और उस पर बहुत सारे ऑब्जेक्शंस उठे। ऑब्जेक्शंस क्या थे? एक्सीडेंटल म्यूटेशंस आर नॉट इनहेरिटेड। पहला पॉइंट ऑब्जेक्शन का ये था कि जो एक्सीडेंटल म्यूटेशन होते हैं वो इनहेरिट नहीं होते। मतलब अगर किसी बंदे के साथ कोई एक्सीडेंट हो जाएगा या कोई चेंजेस आ जाएंगे तो ज़रूरी नहीं है उसकी डेवलपिंग बेबी में वही हो। अगर किसी बंदे का इस प्रेजेंट टाइम में अगर हार्ट टूट जाता है या पाँव टूट जाता है या उसको कोई एक्सीडेंट हो जाता है, वो अपनी आंखें खो देता है, अपना ब्रेन डैमेज खो देता है, तो ज़रूरी नहीं है उसकी डेवलपिंग बेबी के अंदर वो भी ऐसे ही पैदा हो। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये था। दूसरा पॉइंट था बोरिंग इन ईयर्स एंड नोज नॉट इनहेरिटेड। जो फीमेल हमारे पास नोज की और ईयर्स की बोरिंग करवाती हैं, जो नोज की और ईयर्स की बोरिंग करवाती हैं, मतलब कान और नाक छिदवाती हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनके डेवलपिंग बेबी के अंदर उनके बच्चों के नाक और कान खुद ब खुद छिदे हुए होंगे। अगर लेमार्क की थ्योरी सही होती तो ये बात भी सही होती। अगर फीमेल अपनी नोज और ईयर को बोर करवाती तो फिर उनके डेवलपिंग बेबी में भी बोरिंग हुई हुई होती, उनके नाक और कान छिदे हुए होते। तो इस पॉइंट की वजह से भी इसकी थ्योरी फेल हो गई। थर्ड पॉइंट क्या था? सर्कमसिजन इज नॉट इनहेरिटेड। थर्ड पॉइंट लोगों ने ये दिया कि जो मुस्लिम कंट्रीज में जो डेवलपिंग बेबी के साथ सर्कमसिजन होती है, सर्कमसिजन मींस एक जिसको हम अपने जो है वो लोकल लैंग्वेज में ये कहते हैं कि सर्कमसिजन होती है। आप लोग नेट पे सर्च कर सकते हैं। तो सर्कमसिजन जो है वो डेवलप नहीं होती। ठीक है, जिस तरह अगर हम बेबी के सर्कमसिजन करवाते हैं, जिसको हम खतना भी कहते हैं उर्दू में, तो वो डेवलप नहीं होती नेक्स्ट जनरेशन में। ऐसा नहीं होता कि भाई डेवलपिंग बेबीज में ऐसा होता रहे। तो ये भी एक ऑब्जेक्शन का पॉइंट था और जिसकी वजह से लमार्क की थ्योरी फेल हो गई। देन वी हैव द वेजमैन्स थ्योरी। वेजमैन थ्योरी में क्या कहती है? इट इज आल्सो नोन एज द जर्मिनल कंटिन्यूटी थ्योरी। दिस वाज प्रपोज्ड बाय द वेजमैन हु डिड नॉट एग्री विद द लमार्क थ्योरी। वेजमैन ने थ्योरी दी और वो लमार्क की थ्योरी के अगेंस्ट था, और उस अगेंस्ट की वजह से उसने थ्योरी दी और उसने एक एक्सपेरिमेंट ये किया कि उसने दो माउस लिए और दोनों माउस की टेल को काट दिया लाइक दिस। उसने फीमेल माउस की टेल को भी काट दिया, उसने मेल की माउस की टेल को भी काट दिया, और फिर जब उसने उनकी डेवलपिंग जनरेशन को देखा तो उसकी डेवलपिंग जनरेशन जो थी, जो उनके बेबी थे, उसकी टेल मौजूद थी। तो उसने बोला कि अगर लेमार्क की थ्योरी सही होती तो पैदा होने वाले सारे चूहे भी उनकी भी टेल कटी हुई होती, लेकिन ऐसा नहीं था। ये थ्योरी फेल हो गई। अकॉर्डिंग टू द वेजमैन, द चेंजेस अफेक्टेड ओनली द सोमैटिक सेल्स, नॉट द जर्म सेल्स. Only the changes that affect the germ cells will be inherited by the successive generation. वेजमैन ने ये बोला कि जो चेंजेस सोमैटिक सेल्स में आएंगी वो डेवलप नहीं होंगी नेक्स्ट जनरेशन में, बल्कि वो डेवलप होंगी जो कि जर्म सेल्स में चेंजेस आएंगी। फॉर एग्जांपल, सोमैटिक सेल्स और जर्म सेल्स क्या होते हैं? सोमैटिक सेल्स बॉडी सेल्स, जो कि क्रोमोसोम्स उसका कितना होता है, 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, और जर्म सेल्स के क्रोमोसोम कितने होते हैं? 1 पेयर के होते हैं, जिसमें एक्स वाई मेल में आता है और एक्स एक्स फीमेल में आती है। ठीक है, तो वेजमैन ने बोला कि जो सोमैटिक सेल्स में चेंजेस आएंगी, मतलब बॉडी सेल्स में जो चेंजेस आएंगी, वो नेक्स्ट जनरेशन में डेवलप नहीं होंगी। हाँ, अगर गैमेटिक सेल्स में जो चेंजेस आएंगी, जैसे कि उसके जीन्स में जो चेंजेस आएंगी, उसकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में जो चेंजेस आएंगी, वो डेवलप हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बंदे को एड्स हो जाता है या किसी बंदे को कैंसर हो जाता है, तो हो सकता है उसकी डेवलपिंग जनरेशन में आगे आने वाली नस्ल के अंदर किसी को कैंसर हो जाए या एड्स भी हो जाए, क्योंकि उसके फोर फादर को था। क्योंकि जो बीमारियां हैं एड्स वगैरह जेनेटिक चेंजेस में आती हैं।
ठीक है। तो जेनेटिक चेंजेस की वजह से डेवलपिंग पीपल में या डेवलपिंग उनके बच्चों में ये चेंजेस हो सकती हैं, लेकिन सोमैटिक चेंजेस नहीं हो सकती। अगर किसी बंदे का हाथ टूट जाए, पाँव टूट जाए, या अगर वो लंगड़ा हो जाए, अगर वो बोलना एकदम उसका चला जाए, या अगर उसकी आंखें चली जाएं किसी एक्सीडेंट की वजह से, अगर सर फूट जाए, तो जरूरी नहीं है डेवलपिंग बेबी के सर फूटे हुए होंगे या पाँव हाथ टूटे हुए होंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि सोमैटिक चेंजेस हैं। लेकिन अगर उसको कोई ऐसी डिजीज हो जाती है जो कि उसके जेनेटिक मटेरियल को चेंज कर देंगी, एड्स हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, कैंसर हो गया, तो ये उसके जेनेटिक मटेरियल को चेंज कर सकती हैं, और इसकी वजह से अगर उसके डेवलपिंग बेबी होंगे या उसकी जो डेवलपिंग जनरेशन होगी उसमें ये चेंजेस डेवलप हो सकती हैं और उनको भी बीमारी हो सकती है, लेकिन उसके भी 100% चांसेस नहीं होते हैं। तो दिस वाज वेजमैन थ्योरी। यहाँ पे आपका लेक्चर एंड हो गया है। अब एक हमारे पास मेन टॉपिक रह गया है इस चैप्टर का, डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, जो कि नेक्स्ट सेशन में, फिर नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में मैं आपको सेंड कर दूंगा। अगर इस टॉपिक के साथ अगर आपको कोई क्वेरी हो या कोई क्वेश्चन हो, तो वो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे नेक्स्ट फिजिकल क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।